बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा भी हुआ है। पिछले 72 घंटों में जो है वो 14 दहशतगर्दी के वाक़यात हैं जिसमें जानी शहादतें भी हुई हैं। और इस वक्त वफाकी और जो सूबाई हुकूमत है उनका फोकस ये है कि किस तरह सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए, उनके लिए इंतजाम किए जाए। दूसरी तरफ दहशतगर्दी जो कि जिसके पीछे यकीनन भारत की मजमूम एक साजिश नज़र आती है, उसको किस तरह काउंटर किया जाए कि ऑल दो कि हमारी जो फोर्सेस है वो रोज़ाना की बुनियाद पर दहशत गर्दों को फितनल खवारिज को जहन्नुम वासिल कर रही हैं और शहादतें भी हासिल कर रही हैं। मगर इन तमाम हालात में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक अपोजिशन जमात है, मगर बहैसियत अपोजिशन जमात उसका वो कलीदी किरदार हमें नज़र नहीं आता, बल्कि इसके बजाय हमें अंदरूनी उनके इख्तलाफात कह लें या फिर मुल्क के बजाय फ़र्द वाहिद की जो एक उनके फ़ैसले हैं उन फैसलों को जो है वो मनोअन तस्लीम कर रही है इनकी पार्टी और उस पर अमली इक़दामात भी किए जा रहे हैं। और नज़र यही आ रहा है कि इन तमाम सूरत हाल में जो PTI है उसकी जो जमात है वो बंद गली में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान तहरीक तीसरी बार KP में हुकूमत बना चुकी है और वहाँ के अवाम के लिए भी हमने कुछ खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं देखे, चाहे वो गवर्नर्स के हवाले से हो, वहाँ के अवाम की जो बेहतरी के हवाले से है। बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा वो करप्शन की नज़र हो गया। 10 बड़े डैम्स बनाने का ऐलान हुआ था, 350 छोटे डैम्स बनाने के वादे किए गए थे, घर अलग नौकरी अलग देने के वादे किए गए थे, मगर कोई भी वादा वफा होते हुए नज़र नहीं आ रहा। बल्कि जो बानी PTI हैं वो कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देने की बात कर चुके हैं और PAC समेत जो है 6 कमेटियों की जो चेयरमैनशिप है उससे इस्तीफ़ा दिया जा चुका है। 47 मेंबरान इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इन्हीं तमाम फैसलों और अंदरूनी इख्तलाफात से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूदा हालात में जब मुल्क को सैलाब और दहशतगर्दी का सामना है क्या किरदार अदा कर रही है, इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ नून लीग से किरण डार साहिबा मौजूद हैं, आरिफ अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार मौजूद हैं मलिक मंजूर साहब। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी। आरिफ अब्बासी साहब, इंट्रो तो सुन के आपको समझ आ गया होगा कि पहला सवाल मेरा क्या हो सकता है। सर, ये मौजूदा सूरत हाल मुल्क की आप देख रहे हैं, हमें पाकिस्तान तरीके से देखिए कोई भी जो अपोजिशन जमात होती है ना वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करती है। वो हुकूमत को बताती है कि जी आपकी गवर्नेंस यहाँ पे अच्छी नहीं है, आपको ये इकदाम करने चाहिए, इस्लाह बराए तनकीद होनी चाहिए और फिर करेक्शन करवा के हुकूमत से प्रेशराइज करके वो काम करवाए। मगर इस वक्त ना आप सैलाब में हमें कहीं नज़र आ रहे हैं, इस वक्त ना आप लोग दहशतगर्दी में हमें कोई हुकूमत का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, फोर्सेस का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि एक तरफ से अजीब अजीब से आप लोग कभी इस्तीफे के मुतालबात आते हैं, कभी आप लोग ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करते हैं। कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हाँ, देखिए आपने जितनी बातें भी की हैं मुझे इनमें सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जिससे मैंडेट छीना गया, जिसकी क़यादत को पाबंद सलासिल किया गया, इलेक्शन जीतने के बाद भी कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कुछ काजी साहब जो चीफ जस्टिस उनकी मेहरबानी से हमारी 12-14 सीटें चली गई, कुछ अब हमारे 12-14 MNAs और कुछ MPs को जिस तरह नाइल किया गया, तो अपोजिशन के हैसियत से काम करने की हमें इजाजत ही नहीं है। तो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं ना, फिर अपने आप नहीं, ज़िमनी इलेक्शन में पहले जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था उसमें अवाम ने अपना एक फैसला दिया था और उस फैसले को जिस तरह चुराया गया और जिस तरह जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई गई, जिस तरह जमहूरियत को बदनाम किया गया, तो इलेक्शन हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना ना होना बराबर है, क्यों रिज़ल्ट वही आना है जो ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो इस वजह से हम ना तो हमें पॉलिटिकली पार्टी की हैसियत से, जो आपने कायमा कमेटियों की बात की, वहाँ आपके सरकारी अफसर इवन नहीं आते। कायमा कमेटियों की जमहूरी इदारों की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। आपकी कौन सी कायमा कमेटी है जिसके ऑर्डर्स को आपकी ब्यूरोक्रेसी ने माना हो या वहाँ जाके जवाबदेही की हो? जो असल मकसद कायमा कमेटियों का ये है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी से, उन महकमों से उन चीज़ों को जवाबदेही करना जो वो गलत कर रहे हैं, जो वो आइन कानून से हट के कर रहे हैं। लेकिन आपकी हालात ये हैं कायमा कमेटी की, तो बाज़ औक़ात कायमा कमेटी का इजलास बुलाने की इजाज़त नहीं होती चेयरमैन को। अगर इजलास बुला भी लिया जाए तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी आपकी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आना तोहिन समझते हैं, अपने असिस्टेंट को, अपने जूनियर्स को भेज देते हैं और वो किरदार जो जमहूरी इदारों में
कायमा कमेटियाँ अदा करती हैं वो ना अदा करने दिया जा रहा है, ना उस किस्म का माहौल है, तो बिला वजह वहाँ बैठना, अपना भी वक्त ज़ाया करना, कौम का पैसा भी ज़ाया करना हम नहीं समझते कि मुनासिबत, इसलिए वहाँ बैठना ना बैठना बराबर था, तो इसलिए इस्तीफ़े दे दिए गए। तो उसके बाद बाकी जो आपने हमें कहा कि KPK में काम नहीं हुआ, अगर KPK में काम ना होता तो पाकिस्तान की तारीख में कभी KPK के अवाम ने एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा लगातार किसी को चांस नहीं दिया। हम तीसरी दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी से वहाँ अगर अवाम के एतमाद का इजहार किया बुरे तरीन हालात में, तो मैं समझता हूँ वहाँ काम हुआ है, अवाम की खिदमत हुई है, तभी अवाम ने इतनी भारी अक्सरियत से तीसरी दफ़ा इमरान खान को वोट दे के तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खिदमत का मौका दिया है। किरण साहबा, आप लोगों की क्या जस्टिफिकेशन है? क्या वाकई ऐसा है कि कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप होने के बाद भी इन लोगों के पास वो अथॉरिटी नहीं थी, इसी वजह से इस्तीफे दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाजी आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जहाँ तक कायमा कमेटी की बात है और इस्तीफे देने की बात है, तो ये इनका वतीरा यही रहा है। आपको याद होगा इससे पहले भी ये इस्तीफे देकर असेंबलियों से बाहर निकल गए थे ताकि जमहूरियत, पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसको डिस्टर्ब किया जाए, और हमने वो टेन्योर भी पूरा किया। इनके बगैर भी हुकूमत चलती रही और निज़ाम चलता रहा। जहाँ इन्होंने कहा कि इनको ओपोजिशन करने नहीं आती, मुझे बता दें ओपोजिशन कैसे की जाती है? कागजों को फाड़ के की जाती है, कोरम पॉइंट आउट करके की जाती है, या आप नुक्ता नजर अपना नुक्ता उठाएं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करें, रेलिवेंट बात करें। आप सिर्फ ये बात करेंगे जी बानी इनके बानी को जो है वो जेलों से बाहर निकाल दें, तो उसके अलावा इनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है। तो जो इन्होंने बात की है कि वहां पर ऑफिसर नहीं आते हैं, अगर इनको कायमा कमेटी के चेयरमैन होने के नाते कायमा कमेटीज जो है वो चलाना नहीं आती है, तो इसमें आपका मेरा कसूर तो नहीं है। तो फिर इस चेयरमैनशिप नहीं ना, इन्हें ये पता ही नहीं है कि कैसे करना है। कायमा कमेटीज जो हैं वो चाहे अपोजिशन की हो या अलायंस पार्टीज की हो या हुकूमती पार्टीज की हो, जो चेयरमैन होता है वो बहुत पावरफुल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को कॉल करें, आप शो कॉज नोटिस दें, आप स्पीकर को कहें, आप स्पीकर को कहें जी हमने मीटिंग कॉल की थी, हमने फला बंदे को बुलाया था, उसने अपने सबॉर्डिनेट को भेजा, तो हम तो सबॉर्डिनेट से नहीं बात करेंगे, हम तो हाई अथॉरिटी से बात करेंगे। तो ये कैसे मुमकिन है शाजिया कि आप उनको शो कॉज नोटिस दें और वो ना आए? खुद इटसेल्फ जो कायमा कमेटी है इटसेल्फ जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अब इनको चलाने ना आए तो फिर इल्जाम ये यही दे सकते हैं कि हमें चलाने नहीं दिए जा रहे इसलिए हम रिजाइन कर रहे हैं। ये रिजाइन जो है वो अपनी नेग्लिजेंसी से कर रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि ये शोर शराबा करेंगे, ये धरने देंगे। 5 अगस्त 2019 को है जो ये भारत ने ये हद धर्मी की आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और उस दिन ये अपना एहतजाज लेके बैठ गए। फिर आ गया जी 14 अगस्त, यानी पाकिस्तान से आगे तो कुछ नहीं है शादिया, कोई जमात कुछ नहीं, सब सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान। और ये 14 अगस्त को भी एहतजाज पे निकलने का इनका प्लान था। सो जो जमात ये सोच रही है कि वो पाकिस्तान से आगे है, तो उसके बारे में आप और मैं क्या बात करेंगे? तो इनको भी कायमा कमेटियां भी ऐसे ही हैं। इनको है कि बस हम जमहूरियत को ना कि टोलते रहें, उसको डिस्टर्ब करते रहें। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो पाकिस्तान जो दिवालिया होने जा रहा था, वो पाकिस्तान जो बंद गली, मैं अगर इस जमात की बात करूं तो ये जमात जब हुकूमत में थी तो ये पाकिस्तान को बंद गली में जरूर लेके जा रही थी, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने आईनी तरीके से, हमने बड़े अच्छे तरीके से आईनी तरीके से मेरे ख्याल से पाकिस्तान जी शायद पाकिस्तान की तरीक में, मैं कंप्लीट कर लूं शायद, पाकिस्तान की तरीक में पहली दफा हुआ कि आईनी तरीके से किसी वजीर आजम को जो है वो ईमान से अपोजिशन में रखा गया। ये अलग बात है वो वहां से भी निकल गए, तो हमने आईनी तरीके से काम किया, हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। ठीक है, आरिफ साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैंने दिवालिया का कहा, मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैं समझता हूँ इकनॉमिक्स को। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 18.6 बिलियन डॉलर थे जिस दिन हमारी हुकूमत ख़त्म हुई,
और उसके बाद 3 बिलियन पे आ गए उसके 6 महीने बाद। तो दिवालिया 3 बिलियन पे जब थे उस टाइम हो रहा था जब 18.6 बिलियन पे मंजूर थे। साहब चूंकि तज्जियाकार हैं, वो इस पे तबसरा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। मलिक मंजूर साहब, एक तो इसका जवाब दे दीजिए जो उन्होंने कहा कि इन्होंने हुकूमत छोड़ी तो ज़र मुबादला के ज़खायर का जो फिगर उन्होंने कोट किया 18.6 बिलियन। जी, और दूसरा ये भी बता दीजिए कि ये एक बात जो ये लोग क्लेम करते हैं कि भाई अगर हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती तो केपी में हम तीसरी दफा कैसे इक़्तिदार में आते। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जमहूरियत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कोई भी जमात नहीं जाती। इनकी जमात की पॉलिसी की ये एक सियासी हटदर या अना का मसला है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामान का इनको हिस्सा रहना चाहिए। ये जो इज्तिमाई इस्तीफ़े, बाइकआउट, इससे सियासी निज़ाम को पोलराइज तो किया जा सकता है, लेकिन इनकी अपनी जो सियासी पोजीशन है उस पर कम्प्रोमाइज़ किया ना। जी देखें कि पार्लियामेंट की सबसे एक अहम कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये एक सबसे बड़ा पार्लियामानी हिसाबी इदारा है। आपका जब चेयरमैन आप उससे इस्तीफ़ा ले लें, कम से कम जब वो बैठे थे तो इदारों की कारकर्दगी ये वो, और मैंने तो उनकी तमाम मीटिंग अटेंड की है, वहाँ सारे ब्यूरोक्रेट मौजूद बैठे होते थे। मैं अवैध साहब की इस बात से इतफाक नहीं करता कि वहाँ ब्यूरोक्रेट नहीं आते थे। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि ये जो इज्तिमाई इस्तीफ़े और बाइकआउट, इससे पॉलिटिकल मैच्योरिटी की रिफ्लेक्शन नहीं होती है। इस पर ज़रूर इनकी क़यादत को गौर वग़ौर करना चाहिए और पार्लियामानी कार्रवाई का हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि कानून साजी है, दीगर मामला है, उस पर आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। दीगर जो मुआशी मामला पे हैं, देखें इनकी जमात ने IMF वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखे जी पाकिस्तान को मदद न करें। अब देखें ना, अगर सियासत और मईशत जो है उसको अलग रखना चाहिए नहीं आवाज़ साहब। मैं समझता हूँ कि जहाँ मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बहाली का मामला हो, उसमें हुकूमत ने बहुत दफ़ा कहा मिसाक मईशत कर ले, तमाम सियासी जमातों को एक पॉलिटिकल एक अकॉर्ड करना चाहिए, एक एग्रीमेंट करना चाहिए, और जो मुआशी पॉलिसियों में तसलसल है वही मुआशी तरक्की का एक जीना बनता है। तो एक तो यह कि इनके दौरे हुकूमत मैं समझता हूँ कि जो इस्लाहाती एजेंडा था या जो उनका मुआशी प्रोग्राम था वो अदम तसलसल को भी शिकार है, क्योंकि उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हमने उस तरह प्रैक्टिकल नहीं देखी है। और मालियाती इदारों के साथ भी जो मामलात है काफ़ी हद तक वो मसाइल का सामना उनमें रहा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इनको एक अच्छा मौका मिला था, लोगों ने मैंडेट दिया था, उस पर डिलीवर करना चाहिए था। ये पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है, ये दीगर पॉलिसीज, अगर उससे ये थोड़ा सा गुरेज करते और ये जलाओ घराओ और ये जो धरना सियासत, इससे थोड़ा सा ये इजराब करते, मेरी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है कि उसमें यकीनी बात है कि इनकी जमात डिलीवर कर सकती थी, मुल्क को मुआशी तौर पर आगे ले जा सकती थी। लेकिन ये जो डायलाग देखे सियासत में, जमहूरियत में, जमहूरी अक़दार मुतकाज़ी इस बात की कि आप बातचीत से गुरेज न करें, ठीक है ना जी। उस दौर में हमने देखा हमारी मुलाकात तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म से होती थी, लेकिन वो कहते जी मैंने अपोजिशन से नहीं मिलना है, मैंने अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाना है, और के साथ तालिबान के साथ बात करने के लिए बैठे अच्छा। हुए तो थे। ये मेरे ख्याल में ये जो पॉलिटिकल मिस्टेक रही है उसकी वजह से इनकी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको जो नुकसान हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ, नाकाबिल तलाफी नुकसान इसलिए हुआ कि आप पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार की तरफ बढ़ रहे हैं ना। अब भी जो आपकी सियासी हिकमत अमली है, मैं समझता हूँ कि वो सियासी महाज पे आपके लिए वो आपकी कमजोरी का बहस बन रही है। तो इस पे इनको रिविजिट करना चाहिए और पार्लियामानी जो कार्रवाई है उसमें ज़रूर अपना एक किरदार अदा करना चाहिए। आरिफ साहब बहुत अच्छा मशवरा दिया है मलिक साहब ने। पाकिस्तान सबसे पहले है सर, अगर पाकिस्तान होगा उसकी मईशत स्टेबल होगी। ये इक़्तिदार में आनियाँ जानियाँ तो लगी रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान का तो सोचना चाहिए ना। इसके बारे में आप लोग से जब बात करो तो आप लोग इधर उधर देखने लगते हैं। नहीं, मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान का इमरान खान इतना ही बड़ा दुश्मन है तो फिर अवाम ने उसको हमेशा क्यों एतमाद किया उस पर। देखें आप ये अवाम को भी अब समझ आ नहीं गई है, अवाम साहब, बस करें हो ना, गया हम बहुत। कहते हैं आए हो गई है ना, बात जानबदार समझ आ गई है इलेक्शन, ना सर। अभी 8 फरवरी दूर नहीं हुआ उसको कितना सर, आज है ना ज़िमनी बिल्कुल इलेक्शन में, ज़िमनी आज है इलेक्शन ना, हमें यहाँ पता है आप क्या लोग होना है ना। कहते हैं कि आप हमारा झंडा नहीं बंदूक उठाने चुरा लिया देते, जाता है, आप लोग आप मैदान झंडा चल के नहीं खुद उठाने खाली कर रहे देते, हैं। PTI के वर्कर कन्वेंशन नहीं करने देते, फ्रीली मूवमेंट नहीं करने देते। तो हमने तो इसको लिस्टिमेसी तो नहीं देनी ना बिला वजह, हमें पता है जो रिजल्ट इन्होंने बना के रखे हुए। तो इसलिए आप ये इल्ज़ाम ना दें, इमरान खान ने इस मुल्क को हमेशा खिदमत की है। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है वो इस कौम का हीरो था, हीरो है, हीरो रहेगा। उसने पूरी दुनिया में इमरान खान, पाकिस्तान का नाम आता है, साथ इमरान खान का नाम आता है। आरिफ साहब, इस वक्त क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट है या नहीं है, ये बता दीजिए। सॉरी, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा थ्रेट है। क्लाइमेट चेंज पे अभी मेरा इमरान सवाल खान तो ने सुन लेना 2013 से बात करनी सर, सवाल शुरू तो की सुन लेना आप मेरा। सैलाब से पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो आप देख रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है। इस वक्त होना ये चाहिए था कि हम सबको मिनहसुल कौम
एक पाकिस्तान की खिदमत के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए था। बात यहाँ सिर्फ इतनी हो रही है कि आप लोग कहते हैं कि जी केपी में हमारी तीसरी बार हुकूमत है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, इधर हमारा जनरल इलेक्शन में हमारा जो है वो मैंडेट चुराया गया है। लेकिन आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि अभी केपी में जो हालात हो रहे हैं इस वक्त, और उसकी वजह वही है, जब हम बात करते हैं तीसरी बार हुकूमत मिली है ना आप लोगों को, इतना अरसा आप लोगों ने, 1 दहाई से ज़्यादा आप लोगों ने वहाँ पे गवर्नर्स की है, तो सर इस वक्त जो हालात हैं वहाँ पे दरिया के पास जितनी इंक्रोचमेंट है इस वक्त, वहाँ पे जंगलात के कटाव की जिस तरह हम देख रहे हैं, वहाँ पे टिम्बर माफिया एक्टिव हुआ है, क्या किया आपकी हुकूमत? नहीं बिल्कुल, अगर जहाँ जहाँ कोताही है, हम कभी भी गलत चीज़ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी वर्कर हो, अगर जहाँ कोई गलत हो रहा है उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई भी करना चाहिए और जो गलत कर रहे हैं उनको पनिश करना चाहिए। हम अपनी हुकूमत में भी तनकीद करते हैं, अगर टिम्बर माफिया कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल जो गलत है उसको सजाएं दें, उन पर मुकदमे करें, उनको सामने लेके आएँ और उनको निशाने इबरत बना दें। जो इंक्रोचमेंट हुई है, बिल्कुल जिसने भी की है, जिस पार्टी से उसका ताल्लुक है, वो आवाम का दुश्मन है, वो सूबे का दुश्मन है, बिल्कुल उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए भी हैं और आइडेंटिफाई करें, मुकदमे दर्ज होंगे, उनको सजाएं होंगी। हम कभी किसी गलत काम को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो हमारी हुकूमत का कोई वजीर करे, हमारी हुकूमत का कोई MPA करे या कोई और शख्स करे। जो काम गलत है वो गलत है। हमने यही पाकिस्तान तहरीक अच्छा मलिक इंसाफ का साहब, मौक़िफ़ है। आप चूंकि जर्नलिस्ट भी हैं, आपका क्या तबसरा है? क्या अब तक केपी में जो करप्शन के हम कितने बारहा प्रोग्राम कर चुके हैं, विद प्रूफ कर चुके हैं, वहाँ की अपनी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री तक बता चुकी है कि भाई केपी में करप्शन हुआ है, उसके प्रूफ भी उन्होंने दिए। कोई ये जो कह रहे हैं ना कि उनको कैफर किरदार तक लेकर, अब तक कुछ हुआ है वहाँ पे केपी नहीं में? देखिए, मालियाती स्कैंडल तो देखिए बहुत बड़े पैमाने पे सामने है, रोज़ाना अखबारात में, टेलीविज़न पे आप देखते हैं। और बिल्कुल इन्हें दुरुस्त कहा कि इनके, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होती है हमें नज़र नहीं आ रही। जो मैं आपको यही पॉइंट पूछ रही बड़ा हूँ, कहीं वैलिड है। नजर आ रहा है आपको? उसकी वजह यह है कि गुड गवर्नेंस का देखिए फुकदान तो है ना। आप देख सकते हैं ये टिम्बर माफिया है, नाजायज़ तजवुज़ात हैं, यानी आप अगर जाएँ सवात की तरफ, कलाम उधर, तो दरिया के अंदर कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लोगों ने प्लाजे और होटल खड़े कर दिए। तो कहाँ थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब ये लोग गलत काम कर रहे थे? इसका मतलब है कि मिली भगत है, जो ज़िली अफसरान हैं, दीगर इदारे हैं, उनकी एक मिली भगत से ये जो गैर कानूनी नाजायज़ तजवुज़ात है, गैर कानूनी बस्तियाँ बनाई गई हैं, इसी तरह जो दरख्तों की कटाई है, दीगर मामलात हैं, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आपने दुरुस्त कहा कि जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि उसकी जो तबाहकारियाँ हैं, कितने हज़ारों लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इसके मुआशी नुकसान देखें, ग़िज़ाई बहरान इसमें जन्म ले सकता है, फूड सिक्योरिटी आप देख लें, दीगर मामला देखें, अनएम्प्लॉयमेंट देखें, और एग्रीकल्चर सेक्टर को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। तो ये एक इतना बड़ा ख़तरा है जो मौसमियाती तब्दीली और उसकी ज़द में ज़ाहिर के तमाम अब सूबे आ रहे हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत को चाहिए कि उसमें एक जामे हिकमत अमली बनाए और वो जो गलत काम हो रहे हैं उनकी रोक दम करे, और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाइए। एक कमिश्नर को OSD कर देना या सवाद से कमिश्नर का ट्रांसफ़र कर देना, देखिए वो तो मसले का हल नहीं है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मामला चल रहे। जब तक आप प्रैक्टिकली गुड गवर्नेंस को अमली शक्ल नहीं देंगे और जो फैसले किए गए हैं उस पर अमल दरामद जब नहीं करेंगे, तो यकीनी बात है कि उसके जो असरात हैं वो बहुत नेगेटिव निकलेंगे। और यही वजह है कि हम देख सकते हैं कि इस एक बहरान की कैफियत है। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे जो डिस्ट्रक्शन है, जो तबाही है वो हो गई है। अब इन लोगों की देखिए बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो रिलीफ ऑपरेशन है, दीगर है, वफाकी हुकूमत तो कोऑपरेट कर रही है, लेकिन ये सूबों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे, यही तो मैं बात कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जाके अगर क्लाइमेट चेंज के लिए जस्टिस मांगते हैं तो सबसे पहले हम मिनासुल कौम एक तो हो। किरण साहिबा, अब नून लीग जो है, आपकी जो हुकूमत है, वो इस वक्त विफाक भी यही एक प्लान कर रही है और यकीनन हम समझते हैं कि इस पे जो है बाज़ाब्ता हुक्मनामा भी जारी हो जाएगा या हो चुका होगा। ये जो तमाम जंगलात की कटाई है और ये जो लकड़ी है, जो टिम्बर माफिया है, उसके खिलाफ जो इकदाम हैं, इस पे हुकूमत, विफाकी हुकूमत कितनी संजीदा है इस वक्त? देखें शाजिया, जो सैलाब अभी आया है और जो कुछ अरसे से जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, जिसको हम पहले सैलाब की तबाहकारियों से अभी कवर हो नहीं पाते कि अगला सैलाब है वो आ जाता है। मैं एक ब्रीफिंग हमने ली, NDMA ने हमें ब्रीफिंग दी अपने ऑफिस में बुला के, और कहा कि अगले साल, यानी ये 2025 है, 2026 में जो सैलाब आएगा वो इससे 22% ज्यादा होगा। तो जिसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जो आपने बात की टिम्बर माफिया की और इसकी, नो डाउट क्लाइमेट चेंज के हम इफेक्टिव जरूर हैं। हमारा रोल नहीं है इस क्लाइमेट चेंज को लाने में, लेकिन हम इसके इफेक्टिव जरूर हैं। और जिसका
जिसकी बात जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी वज़ीर पाकिस्तान भी बार बार कर चुके हैं। अब हमें जो है देखिए हम बाकी ममालिक को तो देख रहे हैं, मुझे जो हमारा है कि हमने अपने आप को भी देखना है कि हम कुछ क्या कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। यही वही एक रास्ता है जिससे हम इस क्लाइमेट चेंज के असरात को कम से कम कर सकते हैं। ये कुदरती आफात हैं, ग्लेशियर का पिघलना, सैलाब का आना, ये कुदरती आफात हैं और इन कुदरती आफात को के नुकसानात को हम कम से कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खत्म किए जा सकते हैं, इसको कम से कम किया जा सकता है। और जिसके लिए रिजर्वायर की बात मैं करूं, जिस तरह हम मोटरवे है, मोटरवे का एक लिमिटेशन है कि मोटरवे की दोनों तरफ जो है इतने इतने उसके ऊपर मीटर्स के ऊपर जो है वो घर नहीं बन सकते। इसी तरह हमें जो दरियाओं के नजदीक जो है ये इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हम इसके ऊपर काम करेंगे तो हम नुकसानात को कम से कम करेंगे डेफिनेटली। ना सिर्फ फेडरल बल्कि आप देखें इस वक्त पूरा पाकिस्तान, मैं किसी एक सूबे की बात नहीं कर रही, मैं पूरा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में है और इसके नुकसानात को कम करने के लिए फेडरल के साथ पूरे तमाम सूबों को मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम इसके असरात को कम से कम कर सकें। और डेफिनेटली इस पे काम हो भी रहा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हम सैलाब की तबाहकारियों को कम जरूर कर सकेंगे। ठीक है आरिफ साहब, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, एक हमें नज़र आ रहा था ये जो बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा था और इसके यकीनन अगर वो अमली तौर पर हो जाता तो आज हम इतना मुतासर नहीं होते। लेकिन सर क्या हुआ था, करप्शन की नज़र हो गया, कहाँ गए वो दरख्त, लगे नहीं लगे, उसके बारे में कुछ हमें इतलात नहीं मिली। नहीं देखें, वो तो एक ऐसा मंसूबा था जिसको यूएनओ ने भी अप्रिशिएट किया, दुनिया जहान ने उसकी तारीफ़ की। अगर उसमें कोई गलत चीज़ है तो अब भी सामने आ सकती है। लेकिन अब देखें 5-6 साल में दरख्त, वो जो चीड़ के दरख्त लगाए हैं या चीड़ का दरख्त 100 साल में जवान होता है, वो जो नीचे उसकी मतलब कि जो एरिया पहाड़ी एरिया जहाँ वो लगाया गया, जो भी दरख्त है वो दिनों में या हफ्तों में नहीं, वो सालों में बड़े होते हैं। तो जाता ना, मैं लेकिन लगे हैं वो उस टाइम, आपने अगर देखो तो सैटेलाइट के जरिए भी उसकी जो कारकर्दगी है या जो उस टाइम उस पर काम हुआ है वो शेयर किया गया है। उस पर अगर हम ये कहें कि वो मनसूबा गलत था या नहीं हुआ तो ये तो बदनीति होगी। हाँ, उसमें अगर कोई कमी कुताही है तो वो अब भी सामने आ सकती है। लेकिन वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दरख्त लगाने का मंसूबा था और क्लाइमेट, हाँ ना सर, मैं वही तो वो हुआ, वो इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन वो जो कंटिन्यूटी है वो आप देखें 1 साल दरख्त लगाने से 2 साल लगाने से नहीं, वो आपको एक ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें पार्टिसिपेशन, लोग इस तरफ राग़िब हुए। पहले दरख्त लगाने में कोई इंकरेजमेंट नहीं थी, 1 आध साल में दिन हम मनाते थे, वो ऐसी मूव थी जिसमें पूरा पाकिस्तान उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और खुसूसन KPK के कश्मीर के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इस तरफ रुझान ज़्यादा हुआ और दरख्त ज़्यादा लगे। और बिलियन ट्री मैं अब भी समझिए कामयाब मंसूबा था और उसने KPK के मौसम में बड़ी अच्छी तब्दीली की है। लेकिन आपके 100% रिजल्ट तो ये एक कुदरती प्रोसेस होता है। इसमें अगर आप हर साल एक ख़ास मिकदार में दरख्त लगाएं और कटाई पे कंट्रोल करें तो तब जाके भी कई दहाइयों में जाके आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये कोई मशीनरी नहीं है, कोई आपके पास ऑटोमोशन नहीं है कि आपने उसमें ज़्यादा वो पेट्रोल डाल दिया, ज़्यादा तवानाई दे दी, ज़्यादा मशीनें लगा दी, नहीं जल्दी हो जाएगा। ये कुदरती प्रोसेस है। आपके हाथ में ये है कि आप ऑन गोइंग एक ख़ास मिकदार में ज़रूरत के मुताबिक दरख्त लगाएं और जो लगे हुए उनकी हिफाजत करें। वहाँ जो कमी कुताही है बिल्कुल तनकीद भी होनी चाहिए और उसको दूर करना जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की किसी की भी हो। देखिए, ये किसी एक के मुफाद की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के मुफाद की बात है, पाकिस्तान के लोगों की मुफाद की बात है, पाकिस्तान की बका की बात है। इस वक्त जो जिस तरह सैलाब आया या कह रहे हैं कि अगली दफा ज्यादा आएगा, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है ना मलिक मंजूर साहब की ये जो सियासी बयानात की एक शोबदाबाजी हमें नजर आ जाती है, वो होने के बजाय एक तो ये कि इतने अरसे से बहुत सारी नेग्लिजेंसी हो गई है। मतलब ये 5, 8, 10 साल भी चले लगा लें, उसमें हमने जंगलात दरख्त लगते हुए तो नहीं, कटते हुए ज़रूर देखे हैं। जिस तेज़ी के साथ जंगलात का कटाव हुआ है और इसी वजह से ये जो KP में हम देख रहे हैं कि जब बारिश होती है और वो जो पहाड़ होते हैं, वो दरख्त जो होते हैं वो पानी के बहाव को रोकने में एक किरदार अदा करते हैं। जब दरख्त ही नहीं होंगे तो वो बहेगा और वो फिर कुछ नहीं देखेगा आगे और वो सबको बहा के ले जाएगा। यानी ये वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता।
अब ये 10, 15, 20 साल हमारी नेग्लिजेंसी बहुत रही है, बहुत सारी हमारी ऐसी पॉलिसीज रही हैं जिस पे जोर नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस वक्त आप क्या समझते हैं कि एक तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भाई हम सैलाब से अकेले नबरदाजमा नहीं हो सकते, दुनिया इस पर हमारे लिए इमदाद के लिए आ गया है। मिनहसुल कौम और सूबों को जिस तरह आप देख रहे हैं कि भाई विफाक और बाकी जितने भी सूबे, क्योंकि अभी पंजाब मुतासर हुआ, उससे पहले केपी था, अब सिंध में बारी आ रही है, तो क्या कोलैबोरेशन होनी चाहिए, क्या तजावीज़ होनी चाहिए, ये सियासी शोबदाबाजी बयानात को एक तरफ रखकर? आपको बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब तक कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, इज्तिमाई फैसले नहीं होंगे और सूबे वफाक के साथ तावन नहीं करेंगे या फैसला साजी में तमाम स्टेक होल्डर शरीक नहीं होंगे, तो उस वक्त तक उन फैसलों के असरात आपको नज़र नहीं आएंगे। आपने बड़ा दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि 15-20 साल की जो नेग्लिजेंस है, जिसमें बद इंतज़ामी है, करप्शन है, या उस फैसलों में अमल दरामद नहीं किया गया, तो उस कोताही की वजह से आप देखें ना कि अब लाखों लोग उसको भुगत भी रहे हैं। अगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू से की जाती और एक मरबूत हिकमत अमली बनाई जाती और ग्रीन एनर्जी को यकीनी बनाया जाता और माहौलियाती जो तहफ़्फ़ुज़ है, और इसमें देखें कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन देखें कितने के इदारे, फॉरेस्ट कमिश्नर हैं, कितनी ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन उस पर अमल दरामद तो होता नहीं है। कवानीन भी मौजूद है और दरख्तों की कटाई, जंगलात की कटाई बड़े पैमाने पर ज़ोर शोर से जारी है और पूरा एक माफिया, एक मुनज़्ज़म माफिया है जो आप देखें अगर ये शुमाली इलाका जात में या दीगर और जगहों पे वो सरगर्म है। और यकीनी बात है कि वहाँ जो कमिश्नर है, जो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, दीगर देखें पुलिस है, दीगर अदारे हैं, और उनको तमाम तरह इख्तियारात भी दिए गए, लेकिन लोगों की पकड़ तकड़ नहीं होती, मिली भगत से वो सारा कुछ कर रहे होते, तो उसका खमियाजा हम एज ए नेशन जो है वो भुगत रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस हवाले से एक जामे हिकमत अमली बना के उस पर अमल दरामद किया जाए और एक कौमी सतह की ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें सूबे भी उसमें शरीक हों और प्राइम मिनिस्टर और वजारत जो माहौलियात है, देखिए वो तो पेश है इसमें। अब देखें कि सूबे भी मिलके इस सारे जो एक एक्शन प्लान है उसको अमली शक्ल देने की जरूरत है। ठीक है किरण साहबा, यकीनन आप लोग को बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन ये जो माफिया से लड़ना है, क्योंकि ये माफिया ऐसा है कि असर रसूख रखते हैं। ये तो अभी सैलाब आया है तो हमें डैम्स भी याद आ रहे हैं, हमें पॉलिसीज भी याद आ रही हैं, अभी 2-3 महीने के बाद फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन इस वक्त ज़रूरत ऐसी है क्योंकि हमने आगे जो है इससे वर्स कंडीशन का सामना हमें करना पड़ेगा अगले साल, उससे अगले साल। तो क्या आप लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब तो 12 मैंने देखा है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के भी ऊपर भी अपोजिशन जमात को, जब वो खुद अपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त हुकूमत में पीटीआई थी, उनको उन्होंने इनवाइट किया था, इस बार भी किया। अभी भी आप लोग ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं कि ये जो चैलेंजेस है इससे सारे सूबे मिलकर ही निमट सकते हैं? बिल्कुल शाजिया, आपने, मुझे लगता है कि सवाल जो आपने सवाल किया, आपने सवाल में जवाब भी दे दिया। बिल्कुल, जब हम अपोजिशन में थी तब हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमिक की बात की, और जब हम हुकूमत में आए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, और आपने देखा कि क्या जवाब आया। और इस वक्त मैं ना सूबाई हुकूमत की बात करूंगी ना फेडरल की बात करूंगी, इस वक्त पाकिस्तान की बात है। हम मिलकर काम करना चाहते हैं। एक मूवी वक्त था जब फेडरल हुकूमत जो थी वो किसी से बात ही नहीं करना, वो ऑपोजिशन के साथ नहीं बात करना चाह रही थी, तो बाकियों की मैं क्या करूं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करूं, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो डेफिनेटली आपने देखा जब ये सैलाब केपीके से गुजर रहा था तो आपने देखा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने फोन किया गंडापुर साहब को, फिर आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और आपने देखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी किया। सो ये आपको और मेरी बात नहीं है, ये आपके और मेरे सूबे की बात ही, मेरे पाकिस्तान की और हमारे पाकिस्तान। मैं मेरा पाकिस्तान नहीं कह रही, क्योंकि इसमें भी आप ऑपोजिशन जो है वो कोई ना कोई बात निकाल देगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये आप जितना आपका है उतना मेरा है। इन सब पे आप ना डेमोक्रेसी पे आए, ना इकोनॉमी पे आए, इस पाकिस्तान के लिए मिल बैठेंगे तो हम इन चीजों को भी हैंडल कर सकेंगे। प्लीज इस पाकिस्तान के बारे में सोचें, और यही मसले का हल ही यही है, एक टेबल पे बैठना, मिलके बात करना। आज तबाहकारियां जो हैं वो आपके और मेरे लोगों को, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा दी है। हम अना के जिस बुत में बैठे हुए उस बुत से बाहर निकलना बहुत जरूरी है इस पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान है शाजिया, तो हम सब हैं, आप एंकर हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, बाकी लोग जहां भी बैठे हुए। प्लीज मैं यहाँ पे पॉलिटिकल स्कोरिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं 350 डैमों की आपने बात की, मेरे पास बड़ा अच्छा पॉइंट था कि मुझे लग रहा था
कि 350 डेमो की बात नहीं हो रही थी, शायद 350 डायमंड की रिंग्स की बात हो रही थी कि वो हमने कलेक्ट करनी थी। तो मैं पॉलिटिकल स्कोरिंग यहाँ पे कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ करनी चाहिए। यहाँ मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ठीक पाकिस्तान के लिए हमें काम करना पड़ेगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी ओपोजिशन से भी, प्लीज आप उस अना के बुत से बाहर आ जाएं। इस पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, ठीक आज हम हैं कल आप आ जाएंगे, ठीक है। आज कल आप हैं फिर हम कोई और आ जाएगा। हर नहीं, हर मेरे ख्याल में आरिफ साहब ने हर बड़ी अच्छी वक्त बात की कि हमें पाकिस्तान की बका के लिए सोचना चाहिए, और यही बिल्कुल इसी बिल्कुल नोट पे जो है मैं बिल्कुल पहला सेगमेंट ख़त्म करूंगी कि जी इस वक्त पाकिस्तान यकीनन बहुत सारे मरहले से गुजर कर इस वक्त पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की इकॉनमी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल, जिस तरह उनको एक पजीराई मिल रही है, दुनिया एक्नॉलेज कर रही है पाकिस्तान को इस वक्त, और ख़ित्ते में उभरता हुआ एक तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बनने जा रहा है। ऐसे में तमाम सूबों को, तमाम सियासी जमातों को मिलकर जो है पाकिस्तान की बका के लिए सोचना चाहिए। तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मंजूर साहब मेरे साथ दूसरे सेगमेंट पर भी होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और शंघाई ताउन तंजीम समिट की कामयाबियां समेटने के बाद आज चीन में बड़ा अहम दिन हमें नज़र आया, जहां पर तारीख की सबसे बड़ी महंगी अस्करी परेड का इनेकाद बीजिंग में किया गया। और थोड़ा सा मैं तारीख के पैराए से बताना चाहूँगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जापान को शिकस्त और आलमी अमन के क़याम की जो है 80वीं सालगिरह के तौर पर यह परेड बनाई जाती है। और इस परेड में जो है वो 10,000 से ज़्यादा फोर्सेस जो है उनकी, चीन की, वो हिस्सा लेते हैं। एटमी हथियारों की जो है वो परेड कराई जाती है। और शी जिनपिंग ने इस मौके पर बड़ा तारीख़ी खिताब किया, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिकली जुमला मैं उनका यहाँ शेयर करना चाहूँगी। चूँकि हमने चीन को देखा है कि बड़ा ही पीसफुल मुल्क है वो और हर जगह अमन की बात करता है, तो उनका ये जो पैगाम था स्पेसिफिकली वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इंसानियत को जंग या अमन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। इस पर तो हम बात करेंगे। इसमें 26 सरबराहान ममलिकत को दावत दी गई थी और पहली सफ़ में हमने देखा था कि दर्जा अव्वल दोस्त मौजूद थे। और हमने ये भी देखा कि जी इस परेड वेन्यू में जो है वो हमें 4 बड़े प्रोमिनेंट किस्म के जो है वो पावरफुल लीडर नज़र आए, जिसमें शी जिनपिंग नज़र आए, हमें रूसी सदर नज़र आए, हमें शुमाली कोरिया के हमें सरबराह नज़र आए, साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नज़र आए। और इससे ये मैसेज चला गया कि जी पाकिस्तान जो है वो ख़ित्ते में अपनी बढ़ती अहमियत को उजागर करने में कामयाब हो चुका है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करूँगी। मलिक मंजूर साहब तो मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद समरेज सालिक साहब ने। बहुत शुक्रिया सालिक साहब, आपसे ही सर आगाज़ कर लेती हूँ। सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, अपने नाजरीन के लिए शॉर्टली बता दीजिएगा कि इस परेड की अहमियत क्या है, क्योंकि एक तरफ तो खत्म हुआ है SCO का, दूसरी तरफ इस परेड का इनेकाद। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 डोमेन्स हैं मेन जिसमें वेस्ट ने दुनिया को डोमिनेट किया है। एक है इकोनॉमी, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरा है मिलिट्री मसल। तो इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी देर से चाइना जो है वो कम्पीट कर रहा है US को, लेकिन जो मिलिट्री पावर है उसमें चाइना जो है वो बहुत रैपिडली कैचअप कर रहा है US के साथ। तो दुनिया ने आज से 5-6 साल पहले बातचीत शुरू कर दी थी यूनी मल्टीपोलर वर्ल्ड कि मिलिट्री पावर एक ही होगी जो कि US है और इकोनॉमिक पावर्स मल्टीपल होंगी। लेकिन चाइना अपनी डिस्प्लेड कैपेबिलिटीज के लिहाज से ये इस चीज़ को बावर करवा रहा है कि मिलिट्री पावर में भी चाइना जो है वो बहुत बड़ा एक चैलेंजर है US का। और जिस तरह का पोटेंशियल चाइना डिस्प्ले करता है वो तो माइंड बॉगलिंग है।
और पर्टिकुलरली अभी जो रिसेंट शो डाउन हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उसमें मैं पता है कि हमारे चाइनीज इक्विपमेंट वो टेस्ट हुआ और उसने अपनी एफिकेसी और अपनी जो काबिलियत है उसको मनवाया पूरी दुनिया को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये परेड जो है बहुत अहमियत की हामिल है और चाइना हर साल कंडक्ट करता है और अपनी मिलिट्री मसल का डिस्प्ले करता है। ठीक है मलिक मंजूर साहब, इंट्रो में मैं एक चीज़ तो मिस ही कर गई कि 26 सरबरानी मुमलिकत में हमें जो है वो जो खत्ते का चौधरी बना फिरता है, अपने आप को क्लेम करता था प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो हमें नज़र, उनको तो दावत ही नहीं दी गई। तो यानी कि चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी है उसमें भारत को साइड पे कर दिया। ये देखें, एक तो ये है कि अब एशिया का जो नया पावर सेंटर आप समझ वो बीजिंग है और एशिया में जिस तरह ताकत का तवाज़ुन बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, तो एक तो पूरी दुनिया को बावर कराया चीन ने कि वो सिर्फ एक मुआशी ताकत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी अस्करी ताकत है। और जो प्रोफेशनलिज्म है, जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह जन साहब बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी एक ताकत के तौर पे चीन ने पूरी दुनिया को अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। तो ये जो एशियाई जो क़यादत है उसकी जो अज़ार यकजहती है भारत के लिए, तो उसने बहुत सारी परेशानियाँ पैदा करी। आप देख लें कि पहले ही भारत सफारती तन्हाई का शिकार है, तो यहाँ उनके वज़ीर-ए-आज़म को नज़रअंदाज करने से बड़ा वाज़ेह मैसेज चला गया कि जिस तरह खित्ते के दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में भारत की मुदाखलत है, स्पॉन्सर टेररिज्म है और डिस्टेबलाइज करने की उनकी जो एक मज़मूम हमेशा से कोशिशें रही हैं, तो अक़वाम आलम में भी देखें तो इस वक्त शदीद जो है वो एक मुश्किलात का शिकार है भारत। आप देख सकते हैं कि अमेरिकी सदर और अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना भी भारत की इकानमी को डेड इकानमी करार दे चुके हैं। तो जिस तरह उनको सफारती, सियासी, दिफाई महाज पे पै दर पै नाकामियों का सामना है, इससे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर जो अहमियत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो हमने रीगेन किया है और बैनुल-अक़वामी लीडरशिप को एंगेज किया है, तो पाकिस्तान का बहुत एक कंस्ट्रक्टिव रोल है पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान ने हमेशा स्टेबिलिटी और पीस की बात की है, खित्ते में मुआशी तरक्की की बात की है, कनेक्टिविटी की बात की है। और देखिए चीन की क़यादत का भी जो विजन है वो यही है कि सी पैक है, दीगर मनसूबा जात हैं, उनके ज़रिए दीगर ममालिक को करेक्ट किया जाए और जो इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की के समरात हैं आम लोगों तक पहुँचाया जाए। देखिए चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ 70 करोड़ लोगों से पॉवर्टी लाइन से नीचे से उन्होंने निकाला है। तो मोस्ट सक्सेसफुल पॉवर्टी एलिवेशन का जो प्रोग्राम है पूरी दुनिया में हाईली कमेंडेबल, वो चीन का है। तो चीन ज़ाहिर है कि इस खित्ते में अमन चाहता है, इस्तेकाम चाहता है। और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती अचीवमेंट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे, दीगर हमारे जो वफाकी वज़रा हैं, जो फील्ड मार्शल है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो हमारी अस्करी और सियासी क़यादत बजक वक्त वहाँ बीजिंग में मौजूद थी। तो एक भरपूर इंटरेक्शन हुआ हमारी क़यादत का दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ भी, और पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सब ने अप्रिशिएट किया। तो मैं समझता हूँ कि इस ये जो SCO समिट कॉन्फ्रेंस वहाँ और दीगर जो इंटरेक्शन हुआ और इस परेड में जो शमूलियत है, तो उससे एक बड़ा वाज़ेह मैसेज किया कि पाकिस्तान और चीन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ठीक है, और वो इलाकाई अमन के लिए जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं उनको आगे साथ लेकर। अच्छा समरेश साहब, ये जो हमने देखा था परेड वेन्यू में हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मेज़बान सदर और दीगर दो सरबरान के साथ जो जिस तरह से दाखिल हुए, उस मंजर को आलमी सतह पर कितनी तवज्जो मिली है? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है चाइना के लिए और हिस्टोरिकली हमने चाइना को 70s में, लेट 60s और अर्ली 70s में दुनिया की तरफ एक ओपनिंग दी, जिसमें एक फिजिकल ओपनिंग थी जो कराक्रम के हाईवे के थ्रू थी और एक डिप्लोमेटिक ओपनिंग थी जिसके कंक्लूजन में 72 में प्रेसिडेंट निक्सन का दौरा हुआ चाइना का। तो हिस्टोरिकली दोनों का रिलेशनशिप बहुत एक आइडियल रहा है और फ्यूचर में जिस तरीके से चाइना राइज कर रहा है और एक इमर्ज हो रहा है एज ग्लोबल पावर, एज सुपर पावर, तो उसमें पाकिस्तान का एक बहुत क्लीदी पोजीशन और किरदार होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो चाइना को एक ओपनिंग चाहिए जो कि 70s में उसने KKH के थ्रू ली, अब उसको ओपनिंग चाहिए सी पैक के थ्रू जो कि उसको एक्सेस देगी इंडियन ओशन में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे मौजूद होना ये इस बात का अमर है कि पाकिस्तान जो है वो कितना अहम मुल्क है चाइना के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सी पैक है हमारे लिए भी बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है चाइना के कि वो सी पैक को एग्जीक्यूट करे। और ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो 6 कॉरिडोर है BRI के, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के,
उसका एक वाहिद कॉरिडोर है जो कि दो ममालिक के दरमियान है, पाकिस्तान और चाइना। बाकी जितने भी हैं उसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। सेकंड जो है वो बिगेस्ट, उसमें 8-9 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो बहुत एक अहमियत की विजिट है प्राइम मिनिस्टर की, और इस इम्पोर्टेंट परेड में उनका मौजूद होना मेरे नज़दीक एक बहुत, इसको बड़ी एक कीन आय से और बड़ी इंटरेस्ट के साथ देखा जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा समरीन साहब, ये भी बता दीजिए साथ साथ के हम फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे और पहले अमेरिका में 2 दफ़ा एक ही महीने में उनको इनवाइट किया गया, जो प्रोटोकॉल उन्हें मिला, साथ साथ चीन में उनकी इस तरह से पजीराई, और हमने जो तस्वीर भी देखी है कि शी जिनपिंग जिस तरह से उनसे हैंडशेक कर रहे हैं और जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज हमें नज़र आ रही है, यानी कि उनका भी यही था कि जी उनकी जो फील्ड मार्शल साहब की पेशा वराना सलाहियत है और जिस तरह से उन्होंने वॉर को हैंडल किया है और भारत को बदतरीन शिकस्त दी है, और JF-17 थंडर और बहुत सारे ऐसे हमारी अचीवमेंट्स हैं, तो इसको किसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस वक्त? देखिए, जो हमारा रिसेंट शो डाउन हुआ है इंडिया के साथ, उसमें एक तरफ तो मुल्क ने अपने स्ट्रेचर में गेन किया है और दुनिया इसका भी मतलब बरमला इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है और एक्सेप्ट करती है कि पाकिस्तान ने जो है वो मुंह की मारी इंडिया को, और इंडिया जो बुरी तरीके से नॉकआउट हो गया था इस जंग में पहले 3-4 घंटे में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो लीडरशिप थी, मिलिट्री लीडरशिप, उन्होंने जिस तरीके के प्लान बनाए, जिस तरीके से उन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया, जिस तरीके की ग्रेस और जिस तरीके की मैच्योरिटी और पेशेंस डिस्प्ले की, आपने देखा होगा कि इंडिया की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंस और एक जिंगोइज्म था, वेरएज हमारी साइड के ऊपर एक पेशेंस थी और वो कहते थे ठीक आप पहले कुछ कर लें फिर हम देखेंगे, और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फील्ड मार्शल साहब ने पर्सनल डोमेन में भी गेन किया, उनकी अपने प्रोफेशनल एबिलिटीज के लिहाज से, जिसकी वजह से उन्हें ना सिर्फ अमेरिका में पजीराई मिली बल्कि उन्हें चाइना में भी इक्वली अच्छी पजीराई मिली। ठीक है मलिक मंजूर साहब, चीन हमेशा हमने देखा है बड़ा पुरअमन मुल्क है और उन्होंने शी जिनपिंग ने आज के तारीखी परेड में जो है वो मैसेज भी यही कन्वे किया कि अब दुनिया को देखना होगा कि वो जंग में जाना चाहते हैं या अमन में रहना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये जो SCO समिट हुई है उसमें ये भी देख रहे हैं कि जो पहले मिडिल ईस्ट था या एशिया मशरक़ वस्ता सेंट्रल एशिया था, अब यूरेशियाई जो हम खत्ते में देख रहे हैं कि जो ताकत का तवाज़ुन है वो हमें इस कॉन्फ्रेंस में SCO में नज़र आया। तो ताकत के साथ अमन को लेकर शी जिनपिंग का विजन किस तरह देख रहे हैं आप? देखो, उनका जो विजन है ना पूरी दुनिया में उसको बहुत सराहा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि चीनी क़यादत ने कभी जारहाना अज़ाइम का मुजाहरा नहीं किया, हमेशा उन्होंने पीस और स्टेबिलिटी को मौका दिया। लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सलामती है कौमी, उसमें वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और जो उनकी अस्करी ताकत है, देखिए वो उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि ओवर द ईयर उन्होंने ये साबित किया है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको उन्होंने फ़रोग़ दिया है, और पूरी दुनिया इस बात की मुतरफ़ है कि जो चीन का दिफा ज़ाहिर है वो नाकाबिल तस्ख़ीर है। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफा के शोबे में और डिफेंस प्रोडक्शन के शोबे में जो तावन है, हम देख सकते हैं कि दोनों अफवाज के दरमियान बहुत क्लोज़ कोलेब्रेशन है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, उनके फ़ौजी अफसरान यहाँ ट्रेनिंग हासिल करते हैं, हमारे जो अफसरान हैं वहाँ जाते हैं। दोनों फ़िज़ाइये के दरमियान बड़ा भरपूर तावन है, नेवी के दरमियान तमाम जितने भी फोर्सेस के शोबे हैं उनके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म है, दीगर मामलात हैं। तो उस हवाले से एक बहुत ज़्यादा फ़िक़ीदुल मिसाल मैं समझता हूँ कि जो तावन का सिलसिला वो जर रहा है, और इस दौरे के नतीजे में ये जो बाहमी तावन है इसको और फ़रोग़ मिलेगा। कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के बारे में बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ भी लिख रहा है कि जिस तरह फैसला साजी उन्होंने की है, जिस तरह बुर्दबारी का मुजाहरा किया, जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं कि बड़े पेशन का मुजाहरा किया, तो उसको रिकगनाइज़ किया पूरी दुनिया ने। और पाकिस्तान ने अपनी जो एक फ़िज़ाई ताकत है, एक अस्करी ताकत है, उसको साबित किया है कि हालिया जो भारत की जहारियत पसंदी है या उनकी तरफ से जिस तरह रात के अंधेरे में हमला किया गया, तो हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट किया। तो इस बात पे भी देखें चीन समेत दीगर ममालिक इस बात के मुतरफ़ है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन को मौका दिया है।
और हमने ना सिर्फ ये कन्फ्रंटेशन बल्कि पॉलिटिक्स नहीं बल्कि की। इसमें खित्ते का अमन भी जो है वो खातिर ख्वाह ये था। यही बात है जी। कि देखें, अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, दीगर खित्ते की आप देखें जिस तरह आप कर रहे हैं, तो क्योंकि दो पाकिस्तान और न्यूक्लियर चीन का पावर जो की अगर तमन है, जंग होती है तो उससे तो जी पूरा हाँ। खित्ता मुतासर देखिए होता हाल है। ही में देखिए चीन के वजीर खारजा और हमारे जो वजीर खारजा है वो काबुल में मौजूद थे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सी पैक को एक्सपेंशन दी जा रही है अफगानिस्तान तक। तो चीन चाहता है कि इस खित्ते में अमन हो, और ये जो एंटी एलिमेंट्स है पाकिस्तान और चीन के, जाहिर है कि वो अनासर जो दोनों ममालिक को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो अपने अज़ाम में बुरी तरह नाकाम हो गए। अब आपने देखा कि भारत हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि सी पैक को किया जाए, ख़राब किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान में अमन की जो सूरत हाल है उसको ख़राब किया जाए। दहशतगर्दी के जितने वाक़यात हैं उसमें बराह रास्त जो इन्वॉल्वमेंट है वो भारत की साबित रही है, और इसके जो एविडेंस है, जो डोजियर है अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों को पाकिस्तान ने दिए, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि इस खित्ते में अमन को सबूताज करना और अगर कोई मुल्क है तो वो सिर्फ इंडिया है। और चीन की क़यादत को भी ये बखूबी इल्म है कि इस खित्ते में जो अमन कोशिशें उसको ख़राब करने में जिस तरह मनफी किरदार अदा किया भारत ने, तो उसको देखे रोकने की ज़रूरत है। यही बात है कि अब वो सियासी, सफारती और दीगर मामलात पे बुरी तरह तनाई के शिकार ठीक है समरेश साहब, हमने इसमें परेड में तो हमने जैसे पहले बात की कि मोदी को इनवाइट नहीं किया गया था, इससे तो हमें नज़र आ गया कि रीजन की जो मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उसकी क्या इम्पैक्ट्स हमें उसका नज़र आ रहा है, मतलब भारत कहाँ हमें खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर हम SCO के एलामिया की बात करें तो उसमें दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की गई थी, और ये भी कहा गया था कि जितने रुकन ममालिक हैं वो ये देखें, इस मसले को एड्रेस करें और ये इसमें के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करें। फिर हमने अपना जाफ़र एक्सप्रेस हो गया, कोयटा खुजदार सानिया हो गया, उसमें भी हमने जो अपना प्रूफ के साथ बात की, उसकी भी सख्ती से मजम्मत की गई। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सी पैक चूँकि बड़ा ही इनका एक प्रोजेक्ट है और पूरे खित्ते की खुशहाली के लिए और तरक्की का जामिन भी है, और बारहा भारत जिस तरह से इंसर्जेंसीज करता है KP में और बलूचिस्तान में, चाइना इस मसले को किस तरह एड्रेस करेगा? समरेश साहब। अच्छा देखिए, जो है SCO की कॉन्फ्रेंस, उसमें तो मैं समझता हूँ कि जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 सर। हेलो जी सर। जी, आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि SCO की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें तो मैं कहूँगा कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा जो नैरेटिव है वो उसको पजीराई मिली और उसको एक्सेप्ट किया गया, और उनका जो एलामिया था उसमें उसका बहुत अच्छे तरीके से जिक्र हुआ। सेकंड, जो आप बातचीत कर रही हैं, मलक साहब ने भी कहा कि जो साउथ एशिया है ये दुनिया का लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, मोस्ट एम्पावरिश्ड रीजन है, यहाँ पे गुर्बत सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो चाइना के जो एम्बिशंस हैं, चाइना के जो फ्यूचर प्लान्स हैं जिसमें सी पैक शामिल है, वो मुंसलिक है इस रीजन में अमन के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि जो रीसेंट पास्ट में मेरी जब भी मुलाकातें हुई हैं चाइनीज अपने लेवल पे काउंटर पार्ट्स के साथ, तो मैंने हमेशा यही कहा है कि चाइना को अपना रोल अदा करना पड़ेगा इस इलाके में लड़ाइयों को कम करने में, जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको मिटिगेट करने में, जो कि मैं रीसेंट पास्ट में पिछले महीने में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जिस तरीके से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को विजिट किया, फिर अफगानिस्तान को विजिट किया, फिर पाकिस्तान को विजिट किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चाइना अभी इट इज स्टेपिंग फॉरवर्ड, वो आगे ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है कि जिससे इस इलाके में जो है वो अमन को फरोग दिया जाए, और जब तक अमन नहीं होगा तो हम ग्रो और डेवलप नहीं कर सकते। जैसे मलिक साहब ने कहा है, बिल्कुल हकीकत है कि इंडिया जो है वो इस इलाके में जो बदअमनी है उसकी जड़ है, और इंडिया, आपने जिक्र किया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां पे मौजूद नहीं था। इंडिया जो है वो हमेशा से, इसके बारे में रियाज खोकर साहब ने कहा था कि इंडिया बड़ा है लेकिन इंडिया ग्रेट नहीं है। तो इंडिया ने हमेशा अपने हमसायों को तंग किया है। सही बात है। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान ने हमेशा पैगाम दिया, पुरअमन मुल्क है, हमसाय ममालिक के साथ जो है वो बरादराना ताल्लुकात रखता है, और अब जो सूरती नज़र आ रही पाकिस्तान की जो खित्ते में बढ़ती अहमियत है वो दुनिया ने एक्नॉलेज कर लिया है। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।